भारतीय नेवी में ये वेबसाइट है। सॉरी, मतलब पढ़ रहे हैं ना? सॉरी बताइए। 12th के बच्चे ज्यादा हैं? दोनों हैं? ओहो, मुझे नहीं पता था, मैंने सोचा था इसमें सभी ग्रेजुएशन के बच्चे पढ़ रहे हैं। ओके, तो फिर मैं आपके लिए अलग से ये जानकारी आपके सर के पास दे दूंगा कि 12th के बाद कौन कौन से ऑफर होते हैं। मुझे पता नहीं था, मैंने सोचा था सिर्फ ग्रेजुएशन पढ़ रहे बच्चे या ग्रेजुएशन कर चुके बच्चे यहां पर हैं। भारतीय नेवी का है www.joinindiannavy.gov.in। यहां पर भारतीय नेवी की आधिकारिक जानकारी यहां पर मिलती है। भारतीय नेवी में महिलाओं और पुरुषों के लिए परमानेंट कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन, ये एक शब्द नया इस समय आ रहा है। पीसी परमानेंट कमीशन, एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन। जब आप पहली बार ज्वाइन करते हैं, परमानेंट कमीशन वह व्यक्ति जो मिनिमम 20 साल तक उस पर्टिकुलर सेना में, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, उसमें रहते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन वो होते हैं जो कम समय के लिए ही ज्वाइन करते हैं। उसके बाद अगर आपका इच्छा हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और सेम आपका मेरिट भी है काम करते हुए तो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। दोनों चीजें, सरकार को आपकी जरूरत है, आप उसके लायक हैं, और आपको इच्छा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अन्यथा आप छोड़कर उस क्षेत्र से जा सकते हैं। तो ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है। नेवी में जितने भी चयन होता है उसके लिए बीटेक ही क्वालिफिकेशन है। नेवी में जो भी चयन है नेवी में वो सिर्फ बीटेक है। ये सिर्फ नेवी की ही एक यूनिक सिलेक्शन का है कि वहां पर जो बीटेक नहीं है उनका चयन नहीं होता, सिर्फ बीटेक ही नेवी के अंदर चयन होता है। या जो साइंस के विद्यार्थी हैं क्लास 12वीं के बाद, लेकिन आगे उनको बीटेक की ही डिग्री नेवी के दौरान मिलती है। उसके बाद आते हैं एयरफोर्स। ये एयरफोर्स की आधिकारिक वेबसाइट है www.indianairforce.nic.in। इस वेबसाइट पर आधिकारिक जानकारी एयरफोर्स के बारे में और एयरफोर्स में चयन कैसे है, एयरफोर्स में नया कोई एडवर्टाइजमेंट आया है उसके बारे में, चाहे आप स्नातक हो, स्नातकोत्तर हो, या आप क्लास 12वीं के बाद हो, आप किसी भी क्षेत्र पर हो, तीनों सेनाओं की आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर ही जानकारी है। एयरफोर्स के अंदर एक तरीका है, यूपीएससी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है, जिसको कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम, सीडीएससी कहा जाता है। इसके लिए ग्रेजुएशन विद फिजिक्स मैथ्स या बीटेक, और इसका भी साल में 2 बार एडवर्टाइजमेंट आता है। इसके अलावा पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए फ्लाइंग ब्रांच, यानी जो पायलट बनना चाहते हैं, टेक्निकल ब्रांच जैसे मैं हूं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ब्रांच नंबर 2, नंबर 3 एडमिनिस्ट्रेशन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वायु यातायात नियंत्रण। हर वायु पट्टी के पास में एक टावर बनी होती है, उसमें जो व्यक्ति होते हैं जो आसपास के वायु यातायात को कंट्रोल करते हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल करते हैं, उसी तरीके से हवा में यातायात कैसा है, वो हमारे मित्र देश का है या मित्र देश का नहीं है, ये सारी जानकारी वायु यातायात नियंत्रण, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, उनका मैंने एक बहुत ही साधारण सा आपको एग्जांपल देकर समझाया, लेकिन उनका बहुत ही मुख्य उनका काम होता है, क्योंकि वही व्यक्ति हैं जो अपने आसपास में जहाज उड़ रहे हैं या रडार के ऊपर जहाज कौन सा दिख रहा है, जो एक बिंदी सी दिखती रहती है, उससे वो पहचान पाते हैं, नजर रखते हैं कि वो व्यक्ति वह जहाज ठीक से उड़ रहा है, नहीं उड़ रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है। वो वायु यातायात नियंत्रण, एटीसी। लॉजिस्टिक्स, जितना भी सैन्य सामान, सुई से लेकर बड़े जहाज तक, कोई भी सामान, चाहे वो एयरफोर्स में हो या नेवी में हो या आर्मी में हो, जो लिया जाता है, लॉजिस्टिक्स। आपके घरों में आपकी माताजी बहुत ही बेहतरीन लॉजिस्टिक्स अधिकारी होती हैं। महीने का राशन खत्म होने से पहले वो राशन लाती हैं। ऐसा होता है? कितनी बार ऐसा घर में होता है जब आप टोकते हो, अरे यार अरहर की दाल कैसे खत्म हो गई, आज तो मेरा अरहर की दाल खाने का मन कर रहा है, और घर में अरहर की दाल खत्म हो गई। होता है कभी ऐसा? नहीं होता, क्योंकि आपकी माताजी पहले से ला के रखती हैं। 1 हफ्ते का राशन खत्म होने से पहले पूरा राशन अगले महीने का आ जाता है, यानी वो एंटीसिपेट करती है। अंग्रेजी भाषा का शब्द है एंटीसिपेट, पहले से उस चीज के बारे में ध्यान रखना कि वो राशन, वो स्पेयर, वो फौज का साजो सामान, वो गोली बारूद, वो चीज खत्म होने वाली है, उसको हम कैसे लेकर आए। कभी घर में ऐसा होता है जब आपने डब्बा खोला, बोले अरे यार ये तो 6 महीने से हमने खाया नहीं है, ये तो पड़ा हुआ है, अचार है या कोई दाल है, कितने महीनों की पड़ी हुई है। होता है ऐसा? कभी हुआ? आपने कभी महसूस किया घर में कि कोई डब्बा खोला और देखा कि अरे यार 6 महीने से इस्तेमाल ही नहीं किए, तो बेकार हो गया, फफूंदी लग गई, इसको फेंक दो। होता है। यही चीज डेड स्टॉक,
वो चीज जो बिल्कुल डेड है, जो जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो आपकी माता जी वही काम करती हैं, उस सबसे बेहतरीन लॉजिस्टिक्स का ध्यान रखती हैं। तो वही चीज यहां पर भी है। तो लॉजिस्टिक्स, अकाउंट्स और एजुकेशन ब्रांच में जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उनको स्नातकोत्तर होना जरूरी है। स्नातकोत्तर के बाद आप एजुकेशन ब्रांच में ज्वाइन कर सकते हो। लगभग एक वर्ष में तीनों सेनाओं के सभी वर्गों के अधिकारियों को अगर हम मिलाएं 6 महीने में, तीनों एक साल में नहीं, 6 महीने में अगर सभी अलग अलग क्षेत्रों के अधिकारियों को अगर हम करें तो लगभग 500 के करीब वैकेंसी हर 6 महीने आती है। लगभग मोटी मोटी एक साल में 1000 वैकेंसी। आप सब कैंडिडेट हैं उसके लिए। एक साल में 1000 वैकेंसीज लगभग, ऊपर नीचे होगा कुछ, मैं 3 सेनाओं का मिलाकर बता रहा हूं। 1000 वैकेंसीज निकल कर आती हैं अधिकारी बनने की। और अधिकारी बनने के क्या फायदे हैं, पे, वो सारी चीजें मैंने अभी आपके साथ शेयर करी हैं। पर आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा अगर उसको पाना है। तो हम डिस्कस करते हैं कि सिलेक्शन कैसे होता है। अभी तक हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से तरीकों से होता है, कौन कौन सी ब्रांच होती है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि कैसे होता है। ये सिर्फ आपको बता रहा है एग्जाम कौन सा है। सबसे नीचे जो पिरामिड का सबसे नीचे का हिस्सा है, नंबर 1, वो है स्नातक। आपको स्नातक बनने के बाद, ये जो आप बच्चे क्लास 12वीं के बाद यहां पर आए हैं, आपके लिए भी यही लागू होता है, लेकिन ग्रेजुएशन के बदले में स्नातक। तो ये जो एग्जाम है, स्नातक बनने के बाद आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं। एयरफोर्स का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको एफकैट कहा जाता है, AFCAT, एयरफोर्स कंबाइंड एडमिशन टेस्ट, एफकैट। यह भारतीय नेवी का एक एग्जाम होता है, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, INET। आप वो एग्जाम देते हैं, वो पहला है। उस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के बाद सबसे बड़ा ये दूसरे नंबर पर है SSB का एग्जाम। ये भारत में अलग अलग जगह SSB सिलेक्शन सेंटर बने हुए हैं। आर्मी के कुछ सिलेक्शन सेंटर हैं, एयरफोर्स के सिलेक्शन सेंटर हैं, नेवी का है। आपको वहां पर बुलाया जाता है और वहां पर 5 दिन का सिलेक्शन प्रोसेस होता है। जो सबसे ज्यादा मुख्य और सबसे ज्यादा, अगर कहा जाए, जिसके बारे में सबसे कम जानते हैं, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल एग्जाम होता है। आपकी मनोदशा कैसी है, आप ग्रुप में कैसे हैं, आप कितना मेहनत में, कितना स्ट्रेस में आकर काम कर सकते हैं, कितना स्ट्रेस में आकर आप दूसरों से काम ले सकते हैं, कितना स्ट्रेस में आकर आप मिलजुल कर टीम में काम कर सकते हैं। शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि टीम के साथ मिलकर अपने कंफर्ट जोन के बाहर आकर टीम के साथ मिलना है, वहीं पर आ रहे हैं। मनोदशा, आपकी मेंटालिटी कैसी है। मनोदशा मतलब मेंटालिटी। अकेले में तो हर कोई कर लेगा, लेकिन टीम में कैसे कर सकते हैं, आप कितने काम कर सकते हैं, वो होता है 5 दिन का मनोवैज्ञानिक, व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी। और तीसरा है आपका शारीरिक परीक्षण। शारीरिक परीक्षण यानी फिजिकल टेस्ट, दौड़, भाग, कूद, रस्सी चढ़ना, ये शारीरिक एग्जाम है। तो ये 5 दिन का एग्जाम होता है जो आपकी मेरिट डिसाइड करता है। जितना भी एंट्रेंस एग्जाम है, मैं इस चीज को शायद तीसरी या चौथी बार दोहरा रहा हूं, हम किताबें पढ़कर, हम अपने स्नातक की, 12वीं की, स्नातकोत्तर की किताबें पढ़कर, हर व्यक्ति वही चीज पढ़ रहा है। हर व्यक्ति जो सबसे नीचे वाला पायदान है, नंबर 1, वो तो हर व्यक्ति पढ़ रहा है, क्योंकि ग्रेजुएशन में आप वही पढ़ रहे हैं, सब कोई वही पढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है वो जिसके साथ आपने 20-22 साल में अपनी मनोदशा बनाई है। आपकी उम्र 20-22 साल, 18 साल, तो आपकी कैसी मनोदशा बनी है, जो मनोदशा उस टेस्ट करी जाती है। और अगर आपकी सही मनोदशा होती है तब आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो वो 5 दिन का, उसमें 7 अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। उसमें इंटरव्यू भी होता है, ग्रुप डिस्कशन भी होता है, लिखित एग्जाम होते हैं। और उसमें कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होता जिसके लिए सर मुझे कोई गाइड दे दो, मुझे कोई किताब दे दीजिए, मैं कहां पढूं। क्योंकि जो आपकी मानसिकता और मनोदशा है वो आप जानते हैं। सिर्फ उसको मापने के जो तरीके हैं वो आपको बता दिया जाता है, लेकिन उस दशा पर आप कितने खरे उतरते हैं वो चीज तो आप टेस्ट होगा तभी पता चल पाएगा, या आप उसके लिए अपने आप को वैसा बनाएं। कितने बच्चे ऐसे हैं आज का, मैं मजाक के तौर पर इस चीज को ले रहा हूं, आज का हमारा ये लेक्चर जो आपका एक छोटा सा व्हाट्सएप में एक मैसेज गुजरा था, वो कितने बजे का समय था, कितने बजे का, कितने बजे शुरू हुआ, तो 45 मिनट क्यों लेट हुआ। फौज आपको ये बताती है कि आपका समय
जो भी निश्चित समय है उससे 5 मिनट कम है। अगर 8 बजे का है तो 7:55 पे आपको होना है। आप लेकिन क्योंकि हमारी आदत ऐसी बन जाती है, 8 बजे का मतलब 8:30 बजे जा सकते हैं, कोई बात नहीं, हम करते हैं दोस्तों के साथ। आ रहा हूं 8 सवा 8 तक। मुझे यहां आने पर सुबह सुबह सर ने मुझे बोला कि सर थोड़ा लेट कर लेते हैं। मैं बहुत विचलित हुआ। मैं तैयार होकर बैठा था, गाड़ी तैयार थी, कहा मुझे जाना है, मैं बिल्कुल तैयार था। मैं सुबह 5:30 बजे उठकर मैंने पूरे प्रेजेंटेशन को एक बार देखा, और देखा ये नहीं उसके अंदर कोई त्रुटि तो नहीं है, मैं कहीं भाषा की गलती तो नहीं कर रहा। ये चीज है जो आपकी मनोदशा पर है। आपको ऐसा बनना है, समय का सदुपयोग किसी भी क्षेत्र में हो, आप आईएएस में हो, पीएससी में हो, एलआईसी में हो, किसी भी क्षेत्र में जाएं, समय का सदुपयोग, क्योंकि आपके पास भी 24 घंटे हैं, सामने वाले के पास भी 24 घंटे हैं, भारत के राष्ट्रपति के पास भी 24 घंटे हैं। आप उस 24 घंटे का कैसे सदुपयोग कर सकते हो? अगर उसमें हम चलेंगे, अरे कोई बात नहीं यार, आधे घंटे बाद चलेंगे, इसका मतलब आपके पास समय की कदर नहीं है, या आपके पास काम नहीं है इसलिए आधे घंटे बाद चलेंगे। तो दूसरा होता है एसएसबी। जब आप एसएसबी क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आता है मेडिकल, जहां पर आपके पूरे शरीर का डॉक्टर जो है, जो निश्चित अस्पताल हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो एयरफोर्स या आर्मी आपको वहां पर बुलाती है, नेवी आपको वहां बुलाती है, आपका मेडिकल टेस्ट होता है, और जब आपको क्लियर कर लेते हैं तब लास्ट में मेरिट बनती है और आपके पास ज्वाइनिंग लेटर भेजते हैं। तो ये लगभग 8 महीने के करीब का प्रोसेस होता है, 6 महीने से 8 महीने के बीच में लगते हैं, तब आपको सिलेक्शन उसके अंदर होता है। मैं दोबारा आ रहा हूं सीरियल नंबर 2 एसएसबी के ऊपर। बहुत बार ऐसा होता है कि वो 100 सवा 100 अभ्यर्थी जो एसएसबी सिलेक्शन के लिए आए हैं, एक बार में 100 सवा 100 आते हैं, अगर उसमें कोई भी सूटेबल नहीं है तो सबके सब निष्कासित कर दिए जाते हैं, सबके सब फेल कर दिए जाते हैं। सिलेक्शन 1 2 3 इतनों का सिलेक्शन हो जाता है कई बार, और ये सब कुछ आपकी मनोदशा, आपके ग्रुप, आपका व्यवहार, उसके ऊपर निर्भर करता है। हाँ, हमारा आप लोगों ने एक संस्कृत का एक शब्द कुछ सुने होंगे, मनसा वाचासा कर्मसा, सुना होगा। मनसा हम सोचते कैसे हैं, मन कैसे, वाचासा हम बोलते कैसे हैं, कर्मसा हम काम कैसे करते हैं। एसएसबी इन्हीं 3 के ऊपर आपको टेस्ट करता है। आप सोचते कैसे हैं, आप काम कैसे करते हैं, आप बोलते कैसे हैं। लेफ्ट में जाते हैं, सामूहिक कार्य, ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी है आपके एक्शंस, कर्मसा आप कर्म कैसे कर रहे हैं, एक्शन कैसे कर रहे हैं। क्या आप ग्रुप के साथ मिलकर कर रहे हैं, क्या ग्रुप में किसी को मदद चाहिए, क्या आप उससे कर पा रहे हैं। क्या आपके ग्रुप में अगर आपको लीडर बना दिया जाए तो आप किस व्यक्ति के अंदर कौन से गुण हैं, क्या आप पहचान पाए हैं उन 2-3 दिनों में ही, या आप ये बोल रहे हैं नहीं यार मैं ऐसे कैसे बात करूंगा, मैं उससे बात नहीं कर सकता, वो मेरे से बात नहीं कर रहा, मैं उससे बात नहीं कर रहा। होता है अनजान व्यक्ति, यार अभी तो दोस्ती नहीं हुई, अब इन्होंने टीम बना दी, कैसे करेंगे, होता है ये बातचीत। ये चीज कर्मसा। दाहिने हाथ पर देखें, साक्षात्कार, ग्रुप डिस्कशन या लेक्चर, वो है वाचासा, आप कैसे बोलते हैं, क्या आप कन्विंस कर पाते हैं, या आप सिर्फ किताबी ज्ञान समझते हैं, या आप व्यवहारिक तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर बोला जाए आप उस पर बोल पाते हैं। ग्रुप में अगर ग्रुप डिस्कशन किया जाए तो क्या आप सिर्फ लड़ रहे नहीं यार मेरी बात सुनोगे और किसी की बात नहीं सुनोगे, या आप सबको साथ में लेकर चल पा रहे हैं। अगर आप कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है। ये चीज आपके एसएसबी में टेस्ट करी जाती है। तो क्या लीडरशिप क्वालिटी इस तरह की चीजें, कोई किताब है, कोई चीज जो आपको बता सकता है, कोई नहीं बता सकता, कहीं से नहीं सीखी। इसी के लिए मैंने आपको शुरू में बोला सॉफ्ट स्किल। जब आप लोगों से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, उठेंगे बैठेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाएंगे, तब आपको ये सब चीजें अपने आप आनी शुरू हो जाएंगी। मनोवैज्ञानिक परीक्षण, मनसा, आपका मन कैसा है। रंग लाल, लाल रंग, अगर मैं बोलूं आपके मन में पहला ख्याल क्या आता है, एक शब्द, लाल रंग, गुस्सा, गुलाब का फूल, जोर जोर से बोलो, ब्लड, जोर से बोलो, खतरा, पुस्तक, सूट का रंग, डेंजर। ओके, किसी ने बोला गुलाब, किसी ने बोला ब्लड, किसी ने कहा डेंजर, किसी ने कहा कपड़ा, सूट, मुझे ध्यान आ गया। यानी एक शब्द आपके मन में
एक तरह की छवि, एक तरह का विचार ट्रिगर करता है और वही विचार हमारे सामने आ जाता है। अब यही चीज अगर आपका सिर्फ नेगेटिव विचार ही चलते रहे तो वो फौज उसको मार्क करे कि नहीं यार ये सिर्फ नेगेटिव विचार सोच रहे हैं, थोड़ा इसको ध्यान रखना। तो ये किस तरह से ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंग्रेजी भाषा के शब्द है हम कंडीशनड हो जाते हैं, कंडीशनड हो जाते हैं, यानी हम ऐसे बन जाते हैं। कितनी बार आपके माता पिताजी ने ये शब्द आपके सामने बताया होगा, हमारे जमाने में लाइफ बहुत सिंपल थी। कभी ये शब्द आया, लाइफ बहुत सिंपल थी, हमारे टाइम में बहुत सिंपल थी। तुम लोगों के पास तो मोबाइल भी है, इतने सारे चैनल टीवी के भी हैं, कभी ये ऐसे शब्द आए हैं घर में? आते हैं, रोज आते हैं, इतने सारे, क्या देखते रहते हो यार, इसमें क्या समझ। और हम लोग क्या कर रहे हैं, बस टिक 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 चैनल चेंज कर रहे हैं। हम कंडीशनड हो गए हैं, हम ऐसे में ढल गए हैं। तो हमारे ऊपर बहुत सारी जानकारी ऐसी आकर हमारे पर पड़ रही है, कुछ सही है, बहुत कुछ सही नहीं है। आपने टीवी खोला, आज फलाने फलाने नाले में एक भैंस गिर गई थी, और हम उसे देख रहे हैं, अरे भैंस गिर गई थी, अरे फलाने फलाने में 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई, और हम उसको देख रहे हैं, हम कंडीशन हो गए, उस चीज को देख रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे मस्तिष्क को असर करते हैं, हमारी सोच वैसे हो जाती। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं एक छवि आपके सामने पेश कर रहा हूं। एक महिला, उम्र 55 साल, सूती साड़ी पहनी हुई है, एक पर्स उन्होंने अपने बगल में दबाया हुआ है और रबर की चप्पल पहनी हुई है। मैं दोबारा बोलता हूं, एक महिला, उम्र 55 साल, पर्स दबाया हुआ है, रबर की चप्पल पहनी हुई है और कोई मेकअप नहीं किया। अगर मैं ये छवि आपके सामने बोलूं तो आपको क्या लगता है वो महिला क्या काम करती होंगी, बताइए। प्रोफेसर, हाउसवाइफ, ममता बनर्जी, मदर टेरेसा, गांव की महिला, गांव की महिला, नॉर्मल महिला, चोर, टीचर, मध्यम वर्गीय, नेता, टीचर, पीछे, प्रोफेसर, टीचर, हाउस। क्यों इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों नहीं हो सकती? क्यों उन्होंने साड़ी पहनी है, सूती साड़ी पहनी है, रबड़ की चप्पल पहनी है, मेकअप नहीं किया, इस वजह से वो टीचर हो गई, इस वजह से वो पॉलिटिशियन हो गई? क्यों इंडस्ट्रियलिस्ट भी तो हो सकती हैं, कॉलेज की प्रोफेसर भी हो सकती हैं, कोई नोबेल लॉरेट भी हो सकती हैं, या कोई और इस तरह का पदवी धारण किए भी तो हो सकती हैं। हम इस तरह से ढल जाते हैं, हमारे मन में वही छवि बननी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे आसपास में उस तरह का समाचार, उस तरह की न्यूज, उस तरह की पिक्चर, सिनेमा का भी बहुत बड़ा है, यूट्यूब, यही छवि हमारे मन में बन जाती है। तो हम सोचते हैं कि यही है। इस चीज को देखना, इस चीज को हटाकर आपकी मन को देखना, यह काम होता है एसएसपी का, जहां पर असली व्यक्ति की पहचान हो सके। तो ये काम होता है मनसा, वाचासा, कर्मसा। सो ये टेस्ट, ये 3 होते हैं। अब आप मुझे बताइए कोई किताब होगी क्या जहां पर आपको सिखा सके? कोई ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हम उसके साथ हैं। पिछले 20, 22, 18 वर्ष जो भी हमारी उम्र है, हम उसके साथ बड़े हुए हैं, उन चीजों के बीच में बड़े हुए हैं, तो हम वैसे ढल चुके हैं। वो चीज देखने का काम होता है एसएसपी का। इसमें मैंने कुछ और भी चीजें लिखी हैं। इंटेलिजेंस क्वोशंट, इमोशनल क्वोशंट, यानी हम कैसे इमोशन हमारे कैसे हम प्रकट करते हैं अपने। कोई व्यक्ति गुस्सा आने पर अपने कमरे में बंद हो जाता है, कोई व्यक्ति घर में चिल्ला जाता है कि यार ये या तो चिड़चिड़ा रहा है, ये इमोशनल क्वोशंट। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, आपस में बातचीत कैसी हो रही है, 2 व्यक्तियों के साथ मिलकर, 3 व्यक्तियों के साथ ग्रुप में कैसी बातचीत होती है। तो ये सारी चीजें जो हैं, प्रेजुडिस, प्रेजुडिस कई हमारे मन में, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया कि मैंने एक आपको एक महिला की छवि दी, तो हमारे मन में सीधे क्या आई? घरेलू महिला, पॉलिटिशियन, घरेलू वो बना। प्रेजुडिस, हमारा मन वैसे बन गया, हम वही छवि आ जाती है मन में। तो इन चीजों को देखना, इन चीजों को हटाकर आपकी मानसिक दशा पहचानना, ये काम होता है एसएसपी का। लास्ट स्लाइड, आपके जीवन में मार्गदर्शन के लिए ये मेरी वेबसाइट है। आपको किसी भी समय में अगर ये लगता है कि आप कोई गाइडेंस चाहते हैं, आप ग्रुप में चाहते हैं, या आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, आप इस ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं आपको गाइड करूंगा, क्योंकि मैं उसी पर खत्म करता हूं कि मैं इस मिट्टी से मैं जुड़ा हुआ हूं,
कहीं ना कहीं बहुत वर्षों दशकों पहले इसी मिट्टी से जुड़े हुए थे। तो इसी व्यक्ति के अंदर जो भी कुछ हासिल किया है किसी तरीके से मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सर का कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया कि आप सभी लोगों से बातचीत करने का, और इंटरनेट के माध्यम से जो आपके बाकी लोग देश भर में, देश के बाहर जो भी लोग जुड़े हैं, उनके पास मैं कुछ चीज़ शेयर कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद।